ध्यान दो बच्चों, आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी का एक शानदार लॉ, ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ क्या है और इससे जुड़े हुए टर्म्स को हम समझाते हुए भी जाएंगे। तो देखो बच्चों, एट गिवन टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी, मतलब यह सब फिजिकल कंडीशन हो गए। फिजिकल कंडीशन मतलब गिवन फिजिकल कंडीशन में एट गिवन टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी पर पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड across given conductor is directly proportional to electric current flowing through कंडक्टर। बात को बच्चों ध्यान से समझना। दिया हुआ टेम्परेचर है, मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए, प्रेशर कांस्टेंट होना चाहिए, ह्यूमिडिटी सेम होना चाहिए। तो एक दिया हुआ कंडक्टर है, इसके इंड के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर रहे हैं। पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस गिवन कंडक्टर, मान लो यहाँ वोल्टेज V1 है, यहाँ वोल्टेज V2 है, मतलब यहाँ पोटेंशियल V1 है, यहाँ पोटेंशियल V2 है। तो इधर अगर हाई पोटेंशियल है और इधर अगर लो पोटेंशियल है, तो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड लगता है, जो कि प्लस चार्ज को धकेलता है, माइनस को खींचता है, जिसके कारण चार्ज का मूवमेंट हो जाता है। कांस्टेंट वेलोसिटी से चार्ज का मूवमेंट हो जाता है। उसी मूवमेंट को, उसी चार्ज के मोशन के कारण रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को हम करंट कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। तो V1 माइनस V2 को V मान लिए, पोटेंशियल डिफरेंस applied across ends of conductor। I बराबर इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू कंडक्टर। तो पोटेंशियल डिफरेंस जो V है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है I के। यही बच्चों ओम्स लॉ है। ओम्स साइंटिस्ट का नाम है। एक्सपेरिमेंट करके टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी, फिजिकल कंडीशन सेम रखकर दिए हुए कंडक्टर पर, मतलब कंडक्टर को भी बदलना नहीं है, वोल्टेज यहाँ पे अप्लाई किए तो करंट बहने लगा, ज्यादा वोल्टेज अप्लाई किए तो ज्यादा करंट बहा, और ज्यादा वोल्टेज अप्लाई किए तो और ज्यादा करंट बहा। पोटेंशियल डिफरेंस करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो I इंटू आर लगेगा, जहां R जो है वह प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, और जिसे हम रजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर बोलते हैं। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, इसे रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर बोलते हैं। तो R बराबर V बाई I हो गया। यह तुम्हारा डिफिनीशन ऑफ रेजिस्टेंस होता है, डिफिनीशन ऑफ रेजिस्टेंस। यह जो R है उसका वैल्यू हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट से लाए थे। तो R बराबर रो L बाई A आ गया था। ड्रिफ्ट वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट से लाए थे तो R बराबर रो L बाई A हो गया था। रो बराबर M बाई N E स्क्वायर टाउ हो गया था।
तो अगर कंडीशन बदलेंगे इस पे तो यह रिलैक्सेशन टाइम बदलने लगेगा और प्रेशर बदलेंगे तो इसके डायमेंशन बदल सकते हैं। मतलब डायमेंशन सेम होना चाहिए कंडक्टर का, एल ए और रो सेम रहेगा तब ना कांस्टेंट होगा। मतलब आर जरूरी नहीं है कि हमेशा कांस्टेंट हो, कंडीशन के बदलने से आर बदल सकता है। तो आर कांस्टेंट होता है बच्चों, इसको नोट कर लोगे, इसको नोट कर लोगे। ये ओम्स लॉ बहुत बचपन से तुम पढ़ते आ रहे हो, लेकिन उस समय पढ़ते थे तो इस बहुत सारे टर्म्स को आदमी छोड़ देता है कि टेम्परेचर कांस्टेंट है तो पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट होता है। भी प्रोपोर्शनल आई हो गया तो प्रोपोर्शनलिटी हटा के इक्वालिटी डालें तो यहाँ एक कांस्टेंट डालेंगे। यह प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, इसे हम रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर कहते हैं। आर बराबर वी बाई आई, डिफिनीशन ऑफ रेजिस्टेंस आ गया। आर का वैल्यू ड्रिफ्ट वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट से लाए थे तो रो एल बाई ए लाए थे और रो बराबर एम बाई एन ई स्क्वायर टाउ होता है। हटा रहे हैं बच्चों इसको, देखो तो आर जो है, आर अगर कांस्टेंट होगा, आर अगर कांस्टेंट होगा तो कब होगा, तो रो एल बाई ए कांस्टेंट कब होगा, तो रो के जगह एम बाई एन ई स्क्वायर टाउ एल ए कांस्टेंट होगा तब आर कांस्टेंट होगा। यानी कि एन कांस्टेंट होना चाहिए, एम टाउ कांस्टेंट होना चाहिए। टाइम है जो कि अगर टेम्परेचर प्रेशर बदलोगे तो यह टाइम बदलने लगता है। एल और ए मतलब डायमेंशन ऑफ कंडक्टर कांस्टेंट होना चाहिए। तो इतना चीज कांस्टेंट होगा तब भी प्रोपोर्शनल आई लगेगा, ओम्स लॉ लागू होगा। अगर मान लो यह आर कांस्टेंट नहीं रहा, बदलने लगा, और यार आर कैसे बदलेगा, तो टेम्परेचर बदल दोगे तो आर बदल जाएगा, तो ओम्स लॉ नहीं ना साबित हो पाएगा जी। तो इसलिए हमारा यह कॉन्सेप्ट बना कि द कंडक्टर which obeys Ohm's law is a ohmic conductor। वह कंडक्टर जो ओम्स लॉ को ओबे करता है उसे ओमिक कंडक्टर कहते हैं। और ओम्स लॉ को ओबे कब करता है, जब आर कांस्टेंट होता है। यानी कि ओमिक कंडक्टर के लिए रेजिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट होगा, और रेजिस्टेंस कांस्टेंट होने के लिए बहुत सारे कंडीशन होते हैं। ठीक है, अब यहां से आगे बात करें, यानी भी प्रोपोर्शनल आई ओम्स लॉ है, और यह तभी सही होगा जब तुम्हारा इसको लागू कब कराएगा बच्चों, जब ओम कंडक्टर क्या होगा, ओमिक कंडक्टर होगा। ठीक है, अब हम यहां से आगे बढ़ते हैं। तो मतलब भी प्रोपोर्शनल आई हमेशा नहीं है, यह यूनिवर्सल लॉ नहीं है। भी हमेशा आई के प्रोपोर्शनल नहीं होगा। इसके आई के प्रोपोर्शनल होने के लिए कंडक्टर गिवन होना चाहिए, माने कंडक्टर को बदल नहीं सकते हैं। एल ए नहीं बदलना चाहिए, एन टाउ नहीं बदलना चाहिए, मतलब इतना चीज कांस्टेंट होगा तब ओम्स लॉ लगेगा। यानी कि द कंडक्टर which does not obey Ohm's law is नॉन ओमिक कंडक्टर। उसे हम लोग नॉन ओमिक कंडक्टर कहते हैं। उसके लिए आर जो होगा वह कांस्टेंट नहीं होगा। ठीक है, आर बराबर वी बाई आई किसके लिए एप्लीकेबल है, तो फॉर ऑल। इसमें आर वेरिएबल भी होगा, कांस्टेंट भी होगा। मतलब कि भी प्रोपोर्शनल आई हमेशा लागू नहीं है, लेकिन आर बराबर वी बाई आई फॉर ऑल टाइप्स ऑफ कंडक्टर, मतलब यह हमेशा लागू है। गिवन कंडीशन पे आर का वैल्यू यहां से निकाला जा सकता है। अब ओमिक कंडक्टर के लिए देखो, भी और आई के बीच में अगर बच्चों ग्राफ देखें तो ओमिक कंडक्टर के लिए ग्राफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन होगा। लेकिन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ करंट बढ़ते जाएगा, वोल्टेज बढ़ते जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी प्रोपोर्शनल आई होगा, भी बराबर आई आर होगा, y बराबर एम एक्स से तुलना होगा, m के जगह r आ जाएगा तो r के जगह m का मतलब tan थीटा होता है। यहाँ थीटा कांस्टेंट है तो r कांस्टेंट है। तो कहेगा ओमिक कंडक्टर के लिए v और i के बीच में ग्राफ बताओ, तो यह ग्राफ बनाओगे।
ओमिक कंडक्टर के लिए V और I के बीच का ग्राफ यह ग्राफ है, ठीक है बच्चों। और नॉन ओमिक कंडक्टर के लिए मान लो V और I है, इस तरह ग्राफ दे दिया। तो इसमें क्या है, इस ग्राफ को देखने से तुमको पता चला कि R यहाँ कांस्टेंट नहीं है। तो यह ग्राफ किसके लिए हो गया, तो नॉन ओमिक के लिए हो गया, नॉन ओमिक कंडक्टर के लिए। और यह ग्राफ किसके लिए हुआ, तो ओमिक कंडक्टर के लिए हुआ, ओमिक कंडक्टर के लिए यह ग्राफ हुआ। क्लियर है बच्चों, ध्यान से बातों को समझना है। नोट कर लो, इसे नोट कर लोगे तो V प्रोपोर्शनल I ओम्स लॉ होता है, लेकिन यह जो है लॉ ये इतनी चीजें कांस्टेंट होने के बाद होता है। और यह सब चीजें कांस्टेंट कब होती है, जब गिवन कंडक्टर हो, डायमेंशन सेम हो, पूरा फिजिकल कंडीशन कांस्टेंट हो, मतलब प्रेशर, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी सब सेम हो, तो उस समय V प्रोपोर्शनल I होता है। प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो R लगाते हैं, R कांस्टेंट होगा तो हमेशा एप्लीकेबल होगा, उस समय यह ओमिक कंडक्टर कहलाएगा। और R अगर कंडीशन के साथ बदलने लगे तो वह नॉन ओमिक कंडक्टर होगा, ठीक है बच्चों। नॉन ओमिक कंडक्टर के लिए R वेरिएबल होता है, ओमिक कंडक्टर के लिए R जो होता है वह कांस्टेंट होता है। लेकिन R बराबर V बाई I हमेशा एप्लीकेबल है, यह डिफिनीशन ऑफ रेजिस्टेंस है। तो ओम्स लॉ में इतनी बातें जो बताए तुम्हें वह तुम उम्मीद करते हैं कि समझ गए होंगे। अब इसके बाद बच्चों आगे बढ़ाते हैं। V और I में, V में और I में ग्राफ खींचते हैं। V में और I में ग्राफ है, इस तरह ग्राफ है A के लिए और B के लिए। कहेगा कि यह A और B कैसा कंडक्टर है, तो A B ओमिक कंडक्टर है। कैसे जाने कि ओमिक कंडक्टर है, तो ओमिक कंडक्टर के लिए V प्रोपोर्शनल I होना चाहिए और नेचर ऑफ ग्राफ स्ट्रेट लाइन होना चाहिए पासिंग थ्रू ओरिजिन। ओमिक कंडक्टर के लिए V और I के बीच का ग्राफ, नेचर ऑफ ग्राफ जो है, ग्राफ की जो प्रकृति है वह कैसा होगा, तो स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, पासिंग थ्रू ओरिजिन। अब क्वेश्चन इसमें पूछ रहा है बच्चों कि किसका रेजिस्टेंस अधिक है, A का कि B का। तो इसको V बराबर I R के साथ कंपेयर करोगे तो y एक्सिस पे V है और I है X और M की जगह है, यह हो गया। तो M बराबर R हो गया, तो R देखने के लिए tan थीटा लेना होगा। यह थीटा B के लिए हुआ थीटा B और यह थीटा A के लिए हुआ थीटा A। तो थीटा A जो है बड़ा है थीटा B से, तो tan थीटा A tan थीटा B से बड़ा होगा, तो A का रेजिस्टेंस B का रेजिस्टेंस से बड़ा होगा। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बच्चों। तो ओम्स लॉ कब कब फेल करेगा अगर तुमसे पूछे, या तो कॉन्सेप्ट समझ गया ना। सीबीएसई बोर्ड में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन, स्टेट बोर्ड में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। ग्राफ बना के पूछेगा कि किसका रेजिस्टेंस अधिक है, देगा कि RA बड़ा है RB से, RA छोटा है RB से और RA बराबर है RB के, और लिख देगा कैन नॉट बी सेड, कैन नॉट बी सेड, इस तरह से दे देगा। यह ऑप्शन सही होगा। इसमें बताएंगे कि V और I के बीच में यदि ग्राफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन रहा तो ग्राफ जो होगा वह ओमिक कंडक्टर के लिए होगा। V बराबर I R Y बराबर mx के साथ तुलना करेंगे तो m के जगह r आएगा, r के जगह tan थीटा आएगा। मतलब जिसका थीटा अधिक होगा I एक्सिस के साथ, मतलब करंट एक्सिस के साथ जिसका थीटा अधिक होगा उसका रेजिस्टेंस अधिक होगा बच्चों, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन होते हैं। तो ओम्स लॉ का बहुत सारा फेल्यूर है। जब टेम्परेचर बदल जाए तो ओम्स लॉ फेल कर जाएगा, जब प्रेशर बदल जाए, जब ह्यूमिडिटी बदल जाए, जब कंडक्टर का डायमेंशन बदल जाए, जब कंडक्टर ही बदल दो, कॉपर की जगह आयरन लगा दो, तब ओम्स लॉ फेल कर जाएगा। तो ओम्स लॉ फेल्यूर का बहुत सारा रूल है। अब आगे बढ़ते हैं। एक दिया हुआ कंडक्टर है, V और I के बीच में ग्राफ है, ठीक है। यह T1 टेम्परेचर और यह T2 टेम्परेचर के लिए है। T1 कांस्टेंट टेम्परेचर पर V और I के बीच में ग्राफ खींचे तो यह आया। T2 कांस्टेंट टेम्परेचर पर ग्राफ खींचे तो यह आया। ये भी कांस्टेंट ही है। तो बताना है कि T1 और T2 में कौन बड़ा है, ठीक है।
यह तो तुमको समझ में आ रहा है कि करंट एक्सिस के साथ एंगल बना है ज्यादा इसका, तो R2 रेजिस्टेंस इस स्थिति में, R1 रेजिस्टेंस इस स्थिति में, क्योंकि टेम्परेचर बदल दोगे तो रेजिस्टेंस बदल जाता है। तो R2 बड़ा है R1 से, तो देख लिए हम। तो अधिक रेजिस्टेंस कब होता है? अधिक टेम्परेचर पर। तो T2 टेम्परेचर T1 टेम्परेचर से अधिक होता है, क्योंकि यह कंडक्टर के लिए ग्राफ है बच्चों, कंडक्टर के लिए ग्राफ है। सेमीकंडक्टर के लिए वैसे भी सेमीकंडक्टर ओमिक होता ही नहीं, ओम्स लॉ फॉलो नहीं कर पाता है वो। बाद में जब सेमीकंडक्टर का कैरेक्टर समझाएंगे ना तो बताएंगे। तो कंडक्टर के लिए जब ग्राफ खींचते हैं तो V बराबर IR का ग्राफ खींचते हैं, ठीक। Y बराबर mx से तुलना करते हैं, R बराबर tan थीटा से देखा जाता है, थीटा करंट एक्सिस से हमको लेना पड़ता है। तो जिसकी जब रेजिस्टेंस अधिक है तो टेम्परेचर अधिक होगा, क्योंकि कंडक्टर के लिए टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। यह बात हम पहले भी बता चुके हैं। मान लो बच्चों कि यह करंट है और यह वोल्टेज है, ग्राफ इस तरह से दिया गया है, किसका रेजिस्टेंस अधिक है। तो बच्चा रट के इधर से एंगल मत ले लेना, एक्स एक्सिस आई एक्सिस होता है, तो एंगल हमेशा करंट एक्सिस से लिया जाता है। तो यहाँ पे आरबी जो होगा आर ए से बड़ा होगा, तो वो करंट एक्सिस से एंगल लेना है। एक्स एक्सिस पे करंट लिए तो एक्स एक्सिस से ले लिए, और करंट को वाई एक्सिस पे ले लिए तो वाई एक्सिस से एंगल लेंगे। इसे बच्चों नोट कर लोगे। ओम्स लॉ में यह जो बातें तुम्हें हम बता रहे हैं इसको ध्यान से समझोगे। हटाएं इसे, नोट कर लिए होगे। बहुत सारा बात बता रहे हैं, ध्यान से समझो कि वोल्टेज और करंट के बीच में ग्राफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ऑरिजिन होता है ओमिक कंडक्टर के लिए जब ओम्स लॉ फेल करता है। यदि ग्राफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ऑरिजिन नहीं होगा तो यह जो होगा ओम्स लॉ फेल नहीं करेगा, तो वह ग्राफ नॉन ओमिक के लिए होगा। लेकिन अगर ओमिक कंडक्टर के लिए ग्राफ है तो tan थीटा से रेजिस्टेंस देखते हैं, थीटा जो है करंट एक्सिस से नापते हैं, जिसका थीटा अधिक होगा वहां करंट अधिक होगा, जहां रेजिस्टेंस अधिक होगा वहां टेम्परेचर अधिक होगा कंडक्टर के लिए। यह सब बात हम तुम्हें बताएं। हटाएं बच्चों ये सब। देखो देखो ध्यान से अगर मेहनत करोगे ना तो सब कुछ तुम्हें बताया जा चुका है, सब कुछ तुम ध्यान से समझ सकते हो, मेहनत से समझ सकते हो। देखो बच्चों, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पढ़ाए थे तुम्हें, उसका फॉर्मूला ई बाई एम टाउ बताए थे। माइनस भी लगा हुआ फॉर्मूला देखोगे तुम, लेकिन वह माइनस केवल डायरेक्शन के लिए है कि इधर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इधर है। और करंट का करंट के साथ, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का करंट के साथ रिलेशन लाए थे तो ऐसे लाए थे। आई बाई ए, किसी भी कंडक्टर से अगर करंट बह रहा है तो करंट के परपेंडिकुलर में जो एरिया है, करंट के परपेंडिकुलर में जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, यही एरिया हमको ए लेते हैं। आई बाई ए को करंट डेंसिटी जे लिखते हैं, जे बाई एनी लिख दिए। दोनों बराबर करोगे तो जे बाई एनी ई बाई एम टाउ लिख दिए। तो जे बराबर लिख दिए एन ई स्क्वायर टाउ बाई एम और ई लिख दिए। इसे हम लोग सिग्मा लिखते हैं, सिग्मा ई, ठीक। यानी कि इसमें देखो जे वेक्टर क्वांटिटी है और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसे ओम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म भी बोला जाता है। इट इज वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ इफ सिग्मा जो होना चाहिए कैसा होना चाहिए बच्चों, कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक है। सिग्मा कांस्टेंट होगा तो प्रोपोर्शनल ही लेंगे। अब जे प्रोपोर्शनल ई से स्टार्ट करते हो अगर, तो जे के जगह पे तो आई बाई ए होता है, इसको भी बाई एल लिखते हैं। एल और ए तो कांस्टेंट ही है, तो भी प्रोपोर्शनल आई आ गया, यही ओम्स लॉ आ जाता है। तो यह ओम्स लॉ का ओरिजिन है, एक्चुअल ओरिजिन इसका ड्रिफ्ट वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट से ही है, ठीक है बच्चों। तो ओम्स लॉ बहुत बड़ा सेक्शन है नहीं, छोटा सा सेक्शन है। जब हम लोग सेमीकंडक्टर के लिए V और I का ग्राफ खींचेंगे ना तो इस तरह का ग्राफ आता है सेमीकंडक्टर के लिए। सेमीकंडक्टर के लिए इस तरह का, सेमीकंडक्टर डायोड्स के लिए इस तरह का। तो वह ओम्स लॉ का कुछ भी फॉलो नहीं करता है, ओम्स लॉ का कुछ भी फॉलो नहीं हुआ, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ऑरिजिन ग्राफ नहीं हुआ बच्चों।
तो ओम्स लॉ इस पे सेमीकंडक्टर डायोड पे पूरी तरह से फेल कर जाता है बच्चों, ध्यान दोगे तो ध्यान से मेहनत से समझोगे तो बात समझ जाओगे कि क्या क्या चीजें हम तुम लोग को सिखाएं इसमें। अगर रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो वी आई में स्लोप ज्यादा होगा, आई एक्सिस के साथ एंगल ज्यादा बनाएगा, ठीक है। V बराबर आई आर ओम्स लॉ नहीं है, क्योंकि इसमें R कांस्टेंट हो भी सकता है और वेरिएबल भी हो सकता है। कोई तुमसे पूछेगा कि V बराबर आई आर ओम्स लॉ है तो बोलोगे नहीं, यह R का डिफिनीशन है। V प्रोपोर्शनल I ओम्स लॉ है, इसे ओम्स लॉ बनने के लिए R को कांस्टेंट होना जरूरी है। यह हर एक कंडक्टर लागू नहीं कराता है, इसे लागू होने के लिए R को कांस्टेंट होना पड़ेगा, और R कांस्टेंट होता है जब टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी, डायमेंशन, कंडक्टर सब सेम हो, कांस्टेंट हो। तो इसे बच्चों नोट कर लोगे। अगले क्लास में हम तुम लोग को पढ़ाएंगे, अब तुम्हारे पास अब अच्छा क्लास इलेक्ट्रिसिटी का आएगा बच्चों, कि कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर, किरचॉफ्स लॉ, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, रजिस्टर के पैरेलल सीरीज कॉम्बिनेशन में कैसे न्यूमेरिकल्स आते हैं, मीटर, ब्रिज, पोटेंशियोमीटर, किरचॉफ्स लॉ पे अलग अलग सिस्टम हम तुम लोग को बताएंगे, वीटस्टोन ब्रिज। तो यह सब भी हमारे पास सिलेबस बच रहा है इलेक्ट्रिसिटी का। तो अभी तक में बेसिक्स जो इलेक्ट्रिसिटी है वह यही सब बेसिक्स इलेक्ट्रिसिटी है बच्चों। इतना पढ़ाई को कंप्लीट करो, मेहनत करके पढ़ो, कुछ भी देखो छूट नहीं रहा है। कलर कोडिंग कल पिछले क्लास में बताए थे कि कलर कोडिंग कैसे हम लोग करेंगे, कलर कोड ऑफ कैसे हम लोग बनाएंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का सभी एक्सप्रेशन कराएं, उससे हम लोग सब कुछ नियम कानून से ही तुम्हें चीजें बताएं। रजिस्टेंस का फॉर्मूला रो एल बाई ए बताएं। रो को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, तो रो को हम लोग रजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोलते हैं। एसआई यूनिट जो है आर का अगर हम लोग बोलते हैं तो ओम बोलते हैं, इस तरह से लिखते हैं। और एसआई यूनिट ऑफ रो अगर लिखना हो रो, तो यहाँ पे रो का वैल्यू क्या आ गया, आर ए बाई एल हो गया, तो ओम मीटर स्क्वायर बाई मीटर, तो ओम मीटर इसका एसआई यूनिट होता है, ओम मीटर। यही सिग्मा का अगर लिखोगे एसआई यूनिट ऑफ सिग्मा, तो यह उल्टा हो गया, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, ठीक है। सिग्मा क्योंकि क्या होता है 1 बाई रो, इसे कंडक्टिविटी कहते हैं हम लोग, ठीक है। ये होता है कंडक्टेंस, एक टर्म होता है बाबू कंडक्टेंस। कंडक्टेंस क्या होता है, तो 1 बाई रेजिस्टेंस को कंडक्टेंस कहते हैं, इसे 1 बाई आर कहते हैं। आर जो रेजिस्टेंस है यानी कि इसका एक यूनिट ओम इनवर्स होता है, ओम इनवर्स, इसको एमएचओ भी बोलते हैं, मो, इसको ओम इनवर्स को एमएचओ मो भी बोलते हैं। आर जो होता है उसका फॉर्मूला वी बाई आई होता है, रेजिस्टेंस का काम करंट को कंट्रोल करना होता है, और जिसका फॉर्मूला रो एल बाई ए होता है, जहां रो टेम्परेचर और मटेरियल पर डिपेंड करता है, एल और ए डायमेंशन है, तो लेकिन रो जो है लेंथ और एरिया पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है बच्चों। तो यह सब छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन एनसीईआरटी के हिसाब से तुमको बहुत ज्यादा बताया है हम चीजों को। बड़े कंपटीशन जैसे कि ऐसे ऐसे फिगर बनाकर रेजिस्टेंस निकालना भी बताया है, जो कि एनसीईआरटी से बहुत बियॉन्ड स्कोप चला जाता है। इस तरह से अगर करंट बहेगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा। अगर करंट के बारे में कोई तुमसे पूछता है तो वैसे तो स्केलर है, लेकिन और आगे बढ़ते हो तो टेंसर क्वांटिटी होता है करंट, जबकि करंट डेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी होता है, ठीक है। देख रहे हो वेक्टर क्वांटिटी के रूप में इसे हम लोग लिखे हैं, तो नोट कर लेना टोटल बात। मिलते हैं अगले क्लास में ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंस को लेकर, तब तक के लिए जबरदस्त मेहनत करते रहो बाबू।